नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हम लोग जीएस का जितना भी पार्ट है सभी को पढ़ने वाले हैं। तो जीएस के पार्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं और ये ज्यादा प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में जी के जीएस से एकदम डिटेल में गहराई में जाकर के पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा इन क्वेश्चन से होंगे और इन क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए खालसा पंथ के संस्थापक और ये सिख धर्म से संबंधित प्रश्न है और यहाँ से हम लोग सिख धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो खालसा पंथ के संस्थापक थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे खालसा पंथ के संस्थापक? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं और इसके बाद कोई अंतिम गुरु थे। इसके बाद कोई गुरु नहीं थे। तो सिख धर्म के में केवल 10 गुरु हुए हैं। ठीक, अब सिख धर्म के कुछ गुरुओं के बारे में जहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पढ़ लेते। पढ़ने को तो बहुत कुछ है जीएस में, लेकिन जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे वहां से आप लोग को पढ़ना चाहिए, उन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। कब? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अब सिखों के कुछ गुरुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के? 5वें नंबर के। इनके बारे में पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था या किसने करवाया था? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। किसने? जहांगीर ने इनकी हत्या कराई थी। और सिखों के एक 9वें गुरु थे जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है इनका? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या पूछा जाता है कि पहले तो आप लोग यही जानेंगे कि किस नंबर के गुरु थे। तो ये 9th नंबर के गुरु थे, यानी कि सिखों के 9वें गुरु थे। और अगर आपसे पूछे कि इनकी हत्या किसने करवाई थी तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। तो इन दोनों गुरुओं के संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछे कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि गुरुमुखी लिपि जो सिखों के 2 नंबर के गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद देव। किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। और गुरु अंगद देव के बचपन का नाम इन्हें लहना भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या है? लहना है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तब अब इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि साथ में इस क्लास में ही इसका रिवीजन भी करते चलते हैं हम लोग। देखिए अगर आपसे पूछे कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। कैसे गुरु थे? सिखों के अंतिम गुरु। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए सिख धर्म में। अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो गुरु नानक थे सिखों के पहले गुरु। कौन थे? गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, पहले गुरु पूछे तो गुरु नानक बताएंगे, अंतिम गुरु पूछे तो गुरु गोविंद सिंह बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, इनकी हत्या पूछा जाता है किसने करवाई? तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। किसने? जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। अगर आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी इस्लाम धर्म के ना स्वीकार करने की वजह से। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत पूछा जाता है किस सिख गुरु ने? तो सिखों के 2 गुरु जो इनका नाम था गुरु अंगद देव, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्हें लहना भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है
मेजर ध्यानचंद के आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है बोल। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब होता है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब है, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त को होता है। कब होता है? 29 अगस्त को। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 29 अगस्त के दिन ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हॉकी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे हॉकी से संबंधित पूछा जाता है कि शब्द कौन कौन से हैं, तो हॉकी से संबंधित अगर शब्द पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, हॉकी से संबंधित शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पूछे तो बहुत सारे जाते हैं लेकिन जो एग्जामों में ज्यादा बार पूछा गया है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। पेनाल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बुली शब्द जो है ये हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि हॉकी से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में बताइए कौन कौन सी हॉकी ट्रॉफी कौन कौन सी जो हॉकी में दी जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग आगा खां कप इसमें दिया जाता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे बेटन कप किसमें दिया जाता है? बेटन कप ये हॉकी से संबंधित कप है। तो यहां से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद से संबंधित। अगला प्रश्न की इसका रिवीजन करेंगे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये हॉकी में इनकी अध्यक्षता में भारत हॉकी में कई बार पदक जीता है। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, तो गोल है इनकी आत्मकथा। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब होता है, तो 29 अगस्त के दिन इनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। भारत में इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हॉकी से संबंधित कुछ कप के बारे में, अगर आपसे पूछे कि हॉकी से संबंधित कुछ कप के बारे में, तो हम लोग बात कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि हॉकियों से संबंधित कौन कौन से, तो पेनाल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित कप है। उसके अलावा बुली नामक शब्द ये हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि हॉकी से संबंधित ट्रॉफी क्या है, तो आगा खां कप ये हॉकी से संबंधित है और बेटन कप ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग ध्यान रखेंगे 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। कितना है? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष तक, जब तक इनकी आयु रहेगी तब तक ये अपने इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन एवं भत्ते कहां से दिया जाता है, वेतन व भत्ते कहां से दिया जाता है, तो इनको वेतन और भत्ते की बात करें तो ये आपको इनको दिया जाता है भारत के संचित निधि से। कहां से? भारत के कहां से? संचित निधि से। ठीक, राज्य के संचित निधि से नहीं, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन, पहले वेतन लिखिए कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन 2,50,000 होता है। कितना? 2,50,000 रुपए इनका वेतन होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे अन्य न्यायाधीशों का वेतन हम बताए हैं जो न्यायाधीश होते हैं अन्य न्यायाधीश, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का अगर आपसे पूछ ले कि वेतन कितना होता है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो ये होता है आपका 2,80,000 रुपए। कितना होता है? 2,80,000 रुपए इनका वेतन होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो इनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछे कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछे कौन करता है मुख्य न्यायाधीश की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो ये चीजें बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में नहीं बात कर रहा है, केवल न्यायाधीश के बारे में। तो न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश, वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक, अब न्यायाधीशों के बारे में कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल कितना होता है, जब तक इनकी 65 वर्ष की आयु नहीं हो जाती तब तक ये अपना सेवा देंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं, तो भारत के संचित निधि से। वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 इनका वेतन होता है। 2.5 लाख इसे लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 124 से लेकर 147 तक है। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो इनका वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपए इनका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का। अगर आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं और ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के रोज एक वीडियो पाने के लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, आप इसे रिवीजन कर लेंगे और जो बात आपको ना, यहाँ पे जो प्रश्न आपको ना पता हो उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बताए जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले सूचना देते हैं? तो पॉलिटी से संबंधित ये भी प्रश्न है और पॉलिटी का बहुत अहम रोल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में। तो देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले सूचना देते हैं? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले सूचना देते हैं? तो ये 14 दिन पहले इन्हें सूचना दिया जाता है। कितने दिन पहले सूचना दिया जाता है? ठीक, 14 दिन पहले। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया ये लिया कहां से गया, यानी कि किस संविधान, किस देश के संविधान से महाभियोग लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। जैसे हम लोग अपने संविधानों में बहुत सारे विदेशी स्रोत अपनाए हैं जो बाहर से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कौन सा? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के संबंधित कुछ अनुच्छेद, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 72 में। किस अनुच्छेद में है? 72 में। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रपति का पद जो है, अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में है राष्ट्रपति का पद। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो 54 में निर्वाचन है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष का यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 60 में शपथ है और 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग है। तो इतनी सारी बातें आप लोग राष्ट्रपति से संबंधित याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आप लोग जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले सूचना देते हैं, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होता है कि भैया हम आप पे महाभियोग लाने वाले हैं, आप अपना जो जवाब है वो तैयार करके रखिए। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। कहां से? अमेरिका से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ कहां से लिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 60 है, राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद नंबर 60 में है। अब बात करते हैं क्षमादान शक्ति कहां कितनी है, तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को माफ करने की भी शक्ति रखता है, यानी कि उसके प्रावधान को बदलने की शक्ति रखता है, वो करता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति हो गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा है,
संघीय राज्य का मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप लोग बोलते हैं, वो है आपका कौन सा? लद्दाख राज्य। कौन सा है? लद्दाख राज्य। अब लद्दाख राज्यों के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो इस प्रश्न से बन सकते हैं। लद्दाख से क्या क्या प्रश्न बनेगा देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि लद्दाख के बारे में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो वो भी लद्दाख में है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे चांगथांग पठार कहां पे स्थित है, चांगथांग पठार, तो चांगथांग पठार के बारे में बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है और इसका थोड़ा सा विस्तार तिब्बत में भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। और ये भी कहां पे है? तो ये भी आपके लद्दाख राज्य में है। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लोसार उत्सव कहां पे मनाया जाता है, लोसार उत्सव कहां पे भारत में मनाया जाता है, तो लोसार उत्सव किस राज्य में अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कहां पे? लद्दाख में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह बताएंगे। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अगर आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर भी पूछ ले तो भी आप लोग कहां पे बताएंगे? लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा संघीय राज्य है वो है लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क पूछे तो लद्दाख में, चांगथांग पठार पूछे कहां पे है, तो भी लद्दाख में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और इंदिरा कॉल कहां पे है, वो भी लद्दाख में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लोसार उत्सव कहां पे मनाते हैं, तो लद्दाख में। अब अगर आपसे पूछे कि लोसांग उत्सव कहां पे मनाते हैं, तो आप लोग बताएंगे सिक्किम में, लेकिन लोसार पूछेगा तो आप लोग लद्दाख में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है, तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था, तो बंगाल के विभाजन से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में। जो यूपी का एग्जाम हो और बंगाल विभाजन से प्रश्न ना पूछे तो हो नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में अगर आपसे पूछे कि किसने निरस्त किया था, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। अब बंगाल विभाजन के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, देखिए एग्जाम में बहुत बार बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछा बना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 20 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत में कार्यकाल किसका था, तो इस समय भारत में कार्यकाल किसका था? कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया और इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो ये 7 अगस्त 1905 को चला था। कब चला था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के ही विरोध में, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में लोग एक दूसरे के हाथों पे रक्षाबंधन भी बांधे थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोग एक दूसरे को रक्षा बंधन भी बांधे थे, यानी कि बंटवारा नहीं चाहते थे। तो ये इस वजह से लोग एक दूसरे के हाथ पे रक्षा बंधन बांधे थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चला था। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्त लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के बारे में, तो इसकी घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुई थी। और इसमें किसका कार्यकाल था? कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक, और इसके विरोध में लोगों ने एक दूसरे को रक्षाबंधन भी बांधे थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। कौन? रफीक जकारिया।
एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपकी पुस्तक से संबंधित। तो इसी वजह से आप लोग पुस्तक के बारे में भी ध्यान रखेंगे। पुस्तकों के बारे में जब भी आप लोग जीएस पढ़ें तो 2-4 पुस्तकों के बारे में आप ध्यान रखें, ताकि अगर ऑप्शन आपको सामने मिल जाए तो आप लोग उसको सही कर सकें। ठीक, तो अब कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लूटो है। कौन है? प्लूटो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक है। अगर आपसे पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी पुस्तक है? माई एक्सपेरिमेंट पूछेगा या फिर पूछेगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसकी पुस्तक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक, अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ रहे कि इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, इंडिका नामक अगर पुस्तक, इंडिया, तो अगर आपसे पूछे कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। कहाँ किसकी है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज का, जो एक विदेशी यात्री था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है, गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है, तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। किसकी? विक्रम सेठ की पुस्तक भी पूछा जाता है एग्जाम में। नमिता गोखले की भी पुस्तक पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन सभी जो राइटर हैं प्रेजेंट टाइम के, उन सभी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, उन सभी के पुस्तकों के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया साहब हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो प्लूटो ने लिखा था रिपब्लिक नामक पुस्तक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और हमने बताया कि इसके अलावा नाम आपको मिल सकता है कि सत्य के साथ प्रयोग, तो ये किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, अपनी गांधी जी की पुस्तक है। ठीक, और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे गोल्डन गेट पुस्तक के, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के एग्जाम में विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो पराबैंगनी किरण से त्वचा रोग होता है। तो त्वचा रोग होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। त्वचा से संबंधित कैंसर वगैरह हो जाता है, त्वचा रोग पराबैंगनी किरण से होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ बातें ध्यान रखेंगे, हमारे क्लास में पराबैंगनी किरण आ गया है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन करता है? तो अगर आपसे पूछे कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का काम कौन सा कौन सा मंडल करता है, तो यहाँ पे देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन परत पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करता है, ताकि ये पृथ्वी पे ना आने पाए, और पृथ्वी पे जब ना आएगा तो ये इससे संबंधित जो त्वचा रोग होने वाले हैं वो हम लोग को नहीं होंगे। तो इसी वजह से अवशोषित करने का काम ओजोन परत करता है। और ओजोन परत के बारे में अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, सौरमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, तो समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत है। इसका फार्मूला क्या होता है? O3 होता है इसका फार्मूला। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत में वर्तमान प्रेजेंट टाइम में छिद्र बन रहा है। क्या बन रहा है? छिद्र। ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और ये पूछा जाता है कि इसमें छिद्र कहाँ पे बना हुआ, किस जगह पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें छिद्र जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जो ओजोन परत में छिद्र बना हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है। और ओजोन परत में छिद्र बन चुका है, इस बात की पता किसने लगाई थी, इस बात की खोज किसने की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने? फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे क्या बोला जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पे है? ये कनाडा में हुआ था, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन हम लोग 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में। और इसी वजह से हम लोग इसी लिए ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न हमने लिखा ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामों में। तो देखिए, पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है?
तो पराबैंगनी किरण से त्वचा रोग होता है। कौन सा रोग? त्वचा रोग। अगर आपसे पूछे कि अवशोषित कौन करता है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, तो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ पे? समताप मंडल में। अगर आप देखने जाना चाहें तो जा सकते हैं समताप मंडल में ओजोन परत देखने। अगर आपसे पूछे कि छिद्र कहाँ पे बना हुआ है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र बना हुआ है। तो ओजोन परत में छिद्र बन गया, इस बात की पता किसने लगाई? तो अगर आपसे पूछे किसकी पता, फोरमैन नामक वैज्ञानिक लगाई। और अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को हुआ। एग्जाम में डेट पूछा गया है और ये ओजोन परत संरक्षण के लिए इसी दिन हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में अगर आपसे पूछे कि एनर्जी कहां से मिलता है उसको, यानी कि वो चार्ज कहां से करता है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी उसको कहां पे मिलती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें सौर पैनल लगा होता है, सौर ऊर्जा से। ठीक, सौर ऊर्जा से वहां पे उसको एनर्जी मिलती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे उपग्रह आ गया है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा, तो भारत का जो पहला उपग्रह था, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला उपग्रह क्या था, तो भारत का पहला उपग्रह वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। और ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये 1975 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1975 को। इसमें रूस ने सर्वाधिक मदद किया था इसको लॉन्च करने में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जितने भी उपग्रह होते हैं, उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, अगर आपसे पूछे कि उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे उपग्रह भेजे जाते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया साइंस से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे एक प्रश्न और बताएंगे कि ये फाल्कन 9 जो उपग्रह है, फाल्कन आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ये सुनते होंगे फाल्कन 9 के बारे में। तो ये स्पेस एक्स का रॉकेट है। कहां किसका है? स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसके मालिक कौन है? एलोन मस्क है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला उपग्रह क्या था, तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। 1975 में भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर पे उपग्रहों को भेजा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फाल्कन 9, तो ये स्पेस एक्स का एक रॉकेट है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये जो समतल दर्पण की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वस्तु की जितनी भी ऊंचाई हो, वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की आधी होनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर आपको टोटल ऊंचाई आपको देखना है कि प्रतिबिंब मतलब किसी समतल दर्पण में अगर आपको पूरी ऊंचाई आपकी अपनी देखनी है, पूरी हाइट देखनी है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो आपको 3 फीट की, कम से कम 3 फीट की दर्पण लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी हाइट उसमें देख पाएंगे। ठीक, अगर 5 फीट है तो आप 2.5 फीट की दर्पण लेंगे तो उसमें आप पूरी अपनी हाइट देख सकते हैं। तो ये था। अब दर्पणों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? अगर आपसे पूछे कि गाड़ियों की जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वाहनों के हेडलाइट में, कोई भी वाहन हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, टेम्पो हो गया, तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सोलर कुकर में इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें
आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, वस्तु की जितनी ऊंचाई हो उसकी आधी होनी चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल हमने दिया आपको। अगर आपसे पूछे कि गाड़ियों के जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं, जिसे साइड मिरर भी बोलते हैं, उसका वो कौन सा दर्पण होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण होता है। अगर आपसे पूछे कि वाहनों की हेडलाइट में जो सामने की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, जिसके माध्यम से हम लोग रात में देख के आगे बढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। अगर आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अवतल दर्पण होते हैं वो अभिसारी होते हैं और जो उत्तल दर्पण होते हैं वो अपसारी दर्पण होते हैं। ठीक, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब कुछ चीजों के बारे में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादन कौन करता है, तो यहां पे पहले नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइड का करता है, तो उड़ीसा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कौन करता है, उड़ीसा राज्य। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उड़ीसा राज्य बॉक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादन। अब कुछ धातुएं आप लोग ध्यान रखेंगे और उनसे संबंधित अयस्क कौन सा होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि पारा का अयस्क क्या होता है, पारा जिसे मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, इसका अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क है सिनेबार। क्या है, सिनेबार इसका अयस्क है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहां पे लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है। क्या होता है, कार्नोटाइट, ये एक यूरेनियम का अयस्क है। अगर आपसे पूछे कि सीसा का अयस्क बताइए क्या है, सीसा का, तो गैलेना है सीसा का अयस्क। क्या है, गैलेना सीसा का अयस्क होता है। चांदी का अयस्क पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछे कि चांदी का अयस्क बताइए, तो हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर ये चांदी का अयस्क होता है। इसके अलावा रूबी सिल्वर भी चांदी का अयस्क होता है। अगर आपसे पूछे कि तांबा के अयस्क के बारे में बताइए क्या होता है, तो कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है तांबा का अयस्क। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिवीजन करेंगे कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य का होता है। कौन सा, उड़ीसा राज्य करता है। पारा या मरकरी किसका अयस्क होता है, तो पारा या मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है। ठीक, मरकरी या फिर पारा का अयस्क सिनेबार होता है। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है। अगर आपसे पूछे कि सीसा का अयस्क क्या है, गैलेना है। चांदी का अयस्क क्या है, तो हॉर्न सिल्वर है, चांदी का अयस्क है। इसके अलावा तांबा का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कॉपर पायराइट होता है, तांबा का अयस्क है। ठीक, कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा किसका बनाया जाता है, ये तांबा और टिन का बनाया जाता है। किसका, तांबा, तांबा प्लस टिन का बनाया जाता है कांसा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पीतल किसका बनाया जाता है, तो पीतल भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तांबा और जस्ते का बनाया जाता है। किसके, तांबा, तांबा प्लस जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ और धातुओं के बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि टाका धातु किसका बनाया जाता है, टाका धातु, टाका धातु को क्या बोलते हैं, जिसे सोल्डर भी बोलते हैं आप लोग, सोल्डर, तो वो लेड और टीन का मिश्रण होता है। किसका, लेड, लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है टाका धातु। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि टाका धातु स्टेनलेस स्टील किसकी बनाते हैं, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है, तो स्टेनलेस जो स्टील है वो लोहा, निकिल और क्रोमियम की बनी होती है। लोहा, निकिल, लोहा के साथ निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि जर्मन सिल्वर के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, जर्मन सिल्वर के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर किसके बनते हैं, तो तांबा, जस्ता और निकल को मिला करके, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकल को मिला करके क्या बनते हैं, तो इसको मिला करके
तांबा, जस्ता और निकल को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि तांबा किसका मिश्रण होता है, सॉरी कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पीतल किसका मिश्रण होता है, तो ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जर्मन किसका मिश्रण होता है, तो ये तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है, तो आपको जर्मन सिल्वर मिलेगा। ठीक, टांका धातु जिसे सोल्डर धातु भी बोलते हैं, जो मैकेनिक लोग होते हैं, टेक्निक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन लोग होते हैं जिससे सोल्डरिंग करते हैं, तो वो लेड और टीन का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील क्या चीजें मिला के बनाई जाती है, तो लोहा, निकल और क्रोमियम तीनों मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका का कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका में बहुत सारे मरुस्थल हैं, जबकि अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल है अफ्रीका में, तो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और कालाहारी मरुस्थल के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में यह पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल स्थित कहां पे है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के किस कंट्री में स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहां पे स्थित है? सहारा मरुस्थल कहां पे स्थित है? तो सहारा मरुस्थल भी आपके अफ्रीका में ही स्थित है। कहां पे? अफ्रीका में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि जनजाति के बारे में कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे जनजाति के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा कुछ मरुस्थल के बारे में, जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अगर आपसे पूछे कहां पे है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछेगा तो ये है आपके कहां पे? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। अगर आपसे पूछे कि गोबी मरुस्थल कहां पे स्थित है, गोबी मरुस्थल कहां पे स्थित है, तो ये मंगोलिया में स्थित है। कहां पे? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, भारत, मंगोलिया और चीन के सीमा के बीच में स्थित है। ठीक, गोबी मरुस्थल। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जनजातियों के बारे में भी और मरुस्थलों के बारे में भी। तो देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से कि अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो कालाहारी जो मरुस्थल अफ्रीका में, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में, तो इसमें बुशमैन नामक जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अगर आपसे पूछे कि बुशमैन नामक जनजाति कालाहारी मरुस्थल स्थित कहां पे, तो बोत्सवाना में स्थित है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में। तो सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में स्थित है और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि गोबी मरुस्थल कहां पे स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। ठीक, लौंग क्या है? तो लौंग के बारे में पूछ रहा है कि लौंग क्या है। तो लौंग जो है, तो अगर आपसे पूछे कि लौंग क्या है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ये सूखे फल होते हैं। क्या होते हैं? सूखे फल होते हैं लौंग। ठीक, ऑप्शन में यही सही किया था। अगर आपसे पूछे कि लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, अगर आपसे पूछे कि लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो लौंग का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। किसके? तमिलनाडु लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा दांत के दर्द में, दांत के दर्द की एक दवा होती है, दांत दर्द की दवा, क्या बोलते हैं दांत दर्द की दवा को? तो इसे बोलते हैं यूजेनॉल। क्या बोलते हैं? यूजेनॉल। और इसको बनाया किसे जाता है, यानी कि इसको बनाया किससे जाता है? तो यूजेनॉल को बनाया किससे जाता है? लौंग से। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लौंग से बनाया जाता है। ठीक, तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि लौंग क्या है, तो लौंग सूखे फल का एग्जाम्पल है। लौंग कैसा है? किस फल? सूखे फल का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, और हमारी आदत है कि एक प्रश्न से संबंधित 2-4 प्रश्न जब तक ना पढ़ लें तब तक चैन नहीं होता। तो
देखिए अगर आपसे पूछे कि लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो तमिलनाडु में होता है। दांत दर्द की दवा जो क्या बोलते हैं, इसे यूजेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेनॉल बोलते हैं। और यूजेनॉल के बारे में बात करें, ये किससे बनता है तो ये लौंग से बनता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है तो दांत चिकित्सक जो होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये हमेशा अवतल दर्पण का, यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, चाहे दांत का मतलब अवतल दर्पण का चाहे दांत की जांच करने में, चाहे कान की जांच करने में, चाहे दांत की जांच करने में, चाहे कान का जांच करने में, चाहे आपका दांत हो गया, कान हो गया, आपका आंख की जांच करने में, या फिर आपका नाक की जांच करने में पूछ ले, या फिर अगर आपसे पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये सभी में क्या होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था अगर आपसे पूछे कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो पीछे का दृश्य कब दिखेगा, जब हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। पीछे का दृश्य उत्तल दर्पण में देखेंगे, देखने से पता चलता है। गाड़ियों के वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगर आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो इसमें अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो दांत के चिकित्सक हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चाहे दांत के चिकित्सक हो, चाहे कान के चिकित्सक हो, चाहे आंख देखने वाले डॉक्टर हो, चाहे नाक की जांच करने वाले डॉक्टर हो, सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पीछे का दृश्य देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो पीछे देखने में गाड़ियों के जो पीछे देखने के लिए बैक मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। जबकि सोलर कुकर या फिर हेडलाइट पूछ ले गाड़ी किसके बने होते हैं, तो वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ये आपका क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की दृष्टि से। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो और जो कि जियोग्राफी से है प्रश्न और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम या फिर गहरी झील पूछे, हमने पहले भी बता चुका है। कौन सी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि बैकाल झील स्थित कहां पे है, तो ये दरार घाटी, बैकाल झील अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो दरार घाटी। और दरार घाटी कहां पे पड़ता है? दरार घाटी कहां पे है? रूस में ये स्थित है। ठीक, बैकाल झील दरार घाटी रूस में या फिर साइबेरिया में भी मिल सकता है, ये स्थित है। और इसे बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों पे। देखिए अगर आपसे पूछे कि कुछ झील के बारे में, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है क्या? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछे इसके अलावा भी कुछ झीलों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि टीटीकाका झील कहां पे स्थित है, टीटीकाका झील, इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि टीटीकाका झील कहां पे स्थित है, इसके बारे में हमने बताया था कि ये पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। कहां पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है। पेरू एंड बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ झीलों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि बालकस झील कहां पे स्थित है, बालकस झील भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि बालकस झील कहां पे स्थित है, बालकस झील कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है
और ये कैसा झील है, ये खारे पानी की झील है। कैसे झील है, ये खारे पानी की झील है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी और प्राचीनतम झील है। और ये स्थित कहाँ पे, दरार घाटी, और दरार घाटी कहाँ पे है, रूस में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए तो आप लोग बताएंगे कैस्पियन सागर। ये पेट के एग्जाम में पूछा भी गया है, विश्व की सबसे गहरी झील। अगर आपसे पूछे कि टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे टीटीकाका झील स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पे। बालकस झील कहाँ पे स्थित है, तो बालकस झील ये कजाकिस्तान में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। कहाँ पे, कजाकिस्तान में, और ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न कि 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं, तो 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहते हैं। किसे कहते हैं, किर्गिस्तान को कहते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रैक्टिस सेट वगैरह में देखा गया है कि यहाँ पे जो भौगोलिक नाम होते हैं देश और दुनिया, भारत और या फिर देश दुनिया के जो भौगोलिक नाम होते हैं उसको भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे उपनाम कुछ दिए जाते हैं, भौगोलिक कुछ उपनाम दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछे 40 कबीलों का देश किसे बोलते हैं, तो किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो चीनी का जो कटोरा है वो किस देश को संबोधित करते हैं, वो क्यूबा करते हैं। किसी क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो 1000 झीलों की जो भूमि है वो किसे बोलते हैं, तो हम लोग फिनलैंड को बोलते हैं। किसे, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे और कुछ बातें, अगर आपसे पूछे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफेद हाथियों का देश आप लोग ध्यान रखेंगे थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि श्वेत नगर के नाम से मतलब किस जगह को जानते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेलग्रेड को श्वेत नगर बोलते हैं। बेलग्रेड कहाँ पे है, सर्बिया में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पोप का शहर किसे बोलते हैं, पोप का शहर किसे बोलते हैं, तो जो भी आप एग्जाम में पूछे उसका जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे। रोम इटली में स्थित है और इसे क्या बोलते हैं, पोप का शहर बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कितने प्रश्नों को हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि किर्गिस्तान को भैया 40 कबीलों का देश कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। अगर आपसे पूछे कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो ये थाईलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं, सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड को। अगर आपसे पूछे कि श्वेत नगर किसे कहते हैं, तो श्वेत नगर बेलग्रेड को कहते हैं। बेलग्रेड कहाँ पे स्थित है, सर्बिया में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पोप का शहर किसे बोलते हैं, तो रोम इटली को बोलते हैं पोप का शहर। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एडन नदी किस नदी से निकला है, तो एडन नदी जो है वो दामोदर नदी से निकला है। किस नदी से, दामोदर नदी से निकला है एडन नदी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। अब दामोदर नदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये प्रवाहित कहां पे होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रवाहित की बात करें, दामोदर नदी का प्रवाह इसकी भ्रंश घाटी में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि दामोदर नदी का प्रवाह भ्रंश घाटी में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक आपका दामोदर नदी हो गया, एक नर्मदा नदी हो गया और एक ताप्ती। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में होती है। अब दामोदर नदी से संबंधित कुछ और प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी जो है इसकी, गंगा नदी की जो वितरिका है ये हुगली नदी है। कौन सी नदी, हुगली। गंगा नदी की वितरिका के बारे में बात करें, गंगा नदी की वितरिका, गंगा नदी की वितरिका कौन सी नदी है, हुगली नदी। हुगली हुगली नदी जो है गंगा नदी की, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है और गंगा नदी की वितरिका है हुगली नदी और हुगली की जो सहायक नदी है वो दामोदर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब बात कर लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो इसका अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से हुआ दामोदर नदी का, तो उद्गम जो है इसका छोटा नागपुर पठार से हुआ। दामोदर नदी का उद्गम अब छोटा नागपुर पठार से हुआ है। और छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का रूर कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे एक बार कि एडन नहर किस नदी से निकला है। तो एडन नहर जो है वो दामोदर नदी से निकला। किस नदी से, दामोदर नदी से एडन नहर निकला है। अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी प्रवाह कहाँ पे होती है, तो ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। गंगा नदी की वितरिका कौन सी है, तो हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। और इसी की सहायक नदी है दामोदर नदी। अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, छोटा नागपुर पठार से हुआ है। और इसे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ में सिगरेट में क्या पाए जाते हैं, इसके साथ में निकोटीन भी पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिगरेट में निकोटीन भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक विशेषता या फिर अवगुण आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी हो तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रक्त में सर्वाधिक घुलनशील होता है, रक्त में सर्वाधिक घुलनशील होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हम लोग को क्या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में सर्वाधिक घुलनशील होता है। और यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगर आपसे पूछे कुछ प्रश्नों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, अम्ल वर्षा में कौन सी गैस, अम्ल वर्षा में कौन सा रसायन होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका रिवीजन करेंगे सिंपली, क्योंकि अम्ल वर्षा से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है, तो नॉर्वे में होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी, निकोटीन भी आपके सिगरेट में पाए जाते हैं। रक्त में सर्वाधिक घुलनशील कौन से होते हैं, तो रक्त में सर्वाधिक घुलनशील कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। कौन होते हैं, रक्त में ये सर्वाधिक घुलनशील होते हैं। इस वजह से बोला जाता है सिगरेट ना पिए। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा के बारे में, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है अम्ल वर्षा। ठीक, अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। किस पशु के अंकन, और ये हिस्ट्री से प्रश्न, प्राचीन इतिहास से, किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुगलों नहीं है यार, मुहरों पे मिलता है, मुहरों पर मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किस पशु का अंकन मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि किन किन पशुओं का मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, उसके अलावा भेड़ का भी मिलता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कुबड़ वाले बैल का भी मिलता है, कुबड़ वाले बैल का भी मिलता है, कुबड़ वाला बैल या फिर सांड बोल सकते हैं, बैल का भी मिलता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक श्रृंगी पशु का गैड़ा नहीं लिखे ना, गैड़ा का भी मिलता है। इसके अलावा भैंस का भी मिलता है, मुहर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन, मतलब किस पशु का जो है अंकन नहीं मिलता है। और ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो भैंस का भी मिला था। ये आप लोग तभी बता पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि किन किन चीजों का जो है मुहर मिला था, ये आप लोग तभी बता पाएंगे। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन पशुओं का एक श्रृंगी पशु का भी चित्र मिला था। और तो किसका नहीं मिला था, ये अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि किसका नहीं मिला था, तो ऑप्शन में घोड़ा मिलता है। ठीक, घोड़े का जो है उसका चित्र नहीं मिला था किसी भी मोहर पे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और मोहर, अगर आपसे पूछे कि तांबे की मोहर कहां से मिली थी, तांबे की
मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की मोहर कहां से प्राप्त हुई थी? तो तांबे की मोहर जो है वो लोथल से मिली थी। कहां से? लोथल से मिली थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहर कहां से मिली थी, सर्वाधिक मोहर कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। कहां पे? मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहर मिले थे। तो इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मिलता है बैल का चित्र मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, कुबड़ वाले बैल का भी मिलता है, गैड़ा का मिलता है, इसके अलावा भैंस का मिलता है, एक श्रृंगी पशु का भी चित्र मिलता है। अगर आपसे पूछे कि किसका चित्र नहीं मिलता, तो घोड़े का चित्र नहीं मिलता है। तांबे की मुहर के बारे में बात करें तो ये लोथल से मिला था। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मुहर कहां से खोजा गया था, तो ये मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ऋग वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति क्या है? तो ऋग वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति है गाय। ठीक, और गाय को यहाँ पे ऋग वैदिक काल में विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता था। विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गाय को विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, तो इसे गाय को जो है ऋग्वेद में आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अधन्या कहा जाता है। अधन्या का मतलब क्या होता है? ना मारने वाली पशु को क्या बोलते हैं? अधन्या बोलते हैं। और इसका नाम कहां से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं गाय के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो भी ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम आप लोग बताएंगे कि बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक, अगर आपसे पूछे गाय के बारे में, बॉस इंडिकस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी गाय है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेपाल की राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो भी आपकी गाय है। ठीक, अगर आपसे अब यहाँ पे ऋग्वेद आ गया है, तो आप लोग बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नवीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। तो इसका रिवीजन करेंगे, देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद की मूल्यवान संपत्ति क्या होती थी, तो गाय ऋग्वेद की मूल्यवान संपत्ति होती थी। क्या? गाय। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गाय को ऋग्वेद में विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ऋग्वैदिक काल में गाय को विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था, और ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधन्या कहा जाता था। ठीक, अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। और अगर आपसे पूछे सबसे नवीन वेद क्या है, तो नवीन वेद अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना भूत प्रेत इन सभी के बारे में अथर्ववेद में जानकारी मिलती है, वशीकरण के बारे में। अब गाय के बारे में बताएंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस है इसका वैज्ञानिक नाम। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी गाय है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ से किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है? तो इलाहाबाद की जो अशोक स्तंभ है, इससे जानकारी मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। किससे? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया, हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक है कहां से लिया गया, तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो भी आपका क्या है? अशोक स्तंभ है। तो ये आप लोग ध्यान, क्या है? अशोक स्तंभ है। अगर आपसे पूछे कि अशोक स्तंभ कहां से लिया गया, तो अशोक स्तंभ जो हमारा है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। और इसका शीर्ष भाग है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। लिया कहां से गया? सारनाथ से लिया गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अशोक का 7वां जो अभिलेख है सबसे लंबा है। ठीक, 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहां पे स्थित है, अशोक का जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ अशोक का कहां पे स्थित, तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पे?
चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक। और तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना मिलता है। तो इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ है, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना मिलता है, इसलिए इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लिच्छवी द्वैत भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है केवल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपसे पूछे कि अशोक के कई सारे स्तंभ लेख हैं, जिसमें सबसे लंबा वाला पूछे तो 7वां है। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न कि राजा के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन। तो राजा के जो सप्तांग सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। और ये किस पुस्तक में किया था? अगर आपसे पूछे कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन ये किस पुस्तक में किए थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने किस पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, तो अगर आपसे पूछे कि इन्होंने सप्तांग सिद्धांत किस पुस्तक में किया था, तो इन्होंने किया था अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में इनका सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसमें वर्णन किया था। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, या तो आप लोग बताएंगे कौटिल्य। तो इसके तीनों नाम कौटिल्य के हैं, तो ये ऑप्शन में अलग अलग नाम से पूछा जाता है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में मिल सकता है। विष्णुगुप्त इसके लेखक हैं, या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य भी मिलेगा, ठीक, चाणक्य के बारे में। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चाणक्य रहते थे, ठीक। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सप्तांग सिद्धांत के अंग लिखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो इसके अंग 7 हैं, कितने? सप्तांग सिद्धांत है, तो यानी कि इसके 7 अंग हैं। तो कौन कौन से हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा, अमात्य। सप्तांग सिद्धांत के अंग क्या क्या है? राजा हो गया, अमात्य हो गया, उसके बाद जनपद, जनपद आपका हो गया, उसके अलावा दुर्ग हो गया। ये सप्तांग सिद्धांत के अंग है। उसके बाद कोष, बल, मित्र, कोष, बल और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं, ठीक। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था, ठीक। और कौटिल्य के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इसमें सप्तांग सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो कौटिल्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या फिर चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब अगर आपसे पूछे कि सप्तांग सिद्धांत के अंग कौन कौन से? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, ये सभी सप्तांग सिद्धांत के अंग हैं। कोष, बल, मित्र, ये सभी सप्तांग सिद्धांत के अंग हैं। अगला प्रश्न कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न मान सकते हैं, पॉलिटी से। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक। और कांग्रेस की अगर आपसे पूछ रहे एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। और कहाँ का अधिवेशन था? 1917 में अधिवेशन की थी। और कहाँ के? ये लखनऊ, कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कहाँ पे? कानपुर, सॉरी कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कोलकाता अधिवेशन, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम बताइए क्या है? तो कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहाँ का अधिवेशन किया था? 1925 में अधिवेशन किया था, इसका अध्यक्षता किया था। और वो कहाँ का था? कानपुर का अधिवेशन था। कहाँ पे? कानपुर का अधिवेशन था, ठीक। कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ का इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में जो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि
सरोजिनी नायडू के बारे में चलिए बताइए। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, कांग्रेस के अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? 1885 में हुआ था, 1885 में। और कहां पे हुआ था? मुंबई में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि सरोजिनी को क्या कहा जाता है? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत की कोकिला। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें। तो इसका रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे कि एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? कोलकाता अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। 1925 की ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। और इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में मुंबई में की थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लखनऊ से होगा, यहाँ पे लखनऊ से 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और एग्जाम के लिए, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का कानपुर से अधिवेशन अध्यक्षता, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व संभाले थे आपके तात्या टोपे। किसने? तात्या टोपे संभाले थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था, यानी कि चर्बी युक्त कारतूस से परेशान होकर के यहाँ पे गोलीबारी की गई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चर्बी युक्त कारतूस। ठीक, ये इसका कारण था। ठीक, और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यहाँ पे सबसे पहले बलिदान दिया था। किसने? मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल। इनका डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि फांसी कब दी गई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और इस समय पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो भारत में वायसराय कैनिंग का शासनकाल था। किसका? कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो यहाँ पे प्रतीक भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कमल एंड रोटी इसका प्रतीक था। क्या था? कमल और रोटी प्रतीक था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें विद्रोह का कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस था विद्रोह का कारण। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम बलिदान हमने किसने दिया, तो मंगल पांडे ने। यहाँ पे मंगल पांडे को सबसे पहले बलिदान देने का दिए ये अपना बलिदान। और 8 अप्रैल 1857 में ये अपना बलिदान दिए थे। सबसे पहले इनको गोली का सामना करना पड़ा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता संग्राम में वायसराय फांसी लगा था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में के समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रतीक क्या है? कमल और रोटी इसका प्रतीक है। ठीक, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। कौन सा? एक अर्धचालक है। ठीक, तो यहाँ पे सिलिकॉन और गैलियम एक अर्धचालक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्धचालक के बारे में पूछ रहा, साइंस से प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा अर्धचालक, तो बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम में ज्यादा
दौड़ता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन एंड गैलियम, और सिलिकॉन और गैलियम का उपयोग किसमें किया जाता है? सौर ऊर्जा पैनल के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक, तो ये अर्धचालक होता है। इसके अलावा जर्मेनियम भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी आपके ऑप्शन में मिले आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अर्धचालक आ गया, सिलिकॉन आ गया। अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन क्या होता है, तो इसमें कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां पे? कैलिफोर्निया में स्थित है। और कैलिफोर्निया कहां पड़ता है? ये अमेरिका में है। ठीक, इसे कहते हैं विश्व के सिलिकॉन वैली। ठीक, अमेरिका को, कैलिफोर्निया को विश्व के सिलिकॉन वैली बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, भारत की अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु है। ठीक, अगर आपसे पूछे और बेंगलुरु को और किस नाम से बोलते हैं, इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर शहर भी बोलते हैं, और इसे ही स्पेस सिटी, भारत का स्पेस सिटी भी बोला जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे स्पेस सिटी भी बोला जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। और जबकि सिलिकॉन क्या होता है? ये चालक, इसमें इनकी चालकता सुचालक से अधिक होती है, सुचालक से कम होती है, और बीच के होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन एंड गैलियम और फिर जर्मेनियम, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अर्धचालक के एग्जांपल है, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक, सिलिकॉन वैली कहां पे है? तो विश्व की जो सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे W फॉर विश्व लगा लीजिए। अगर आपसे पूछे कि विश्व के सिलिकॉन वैली कहां पे? कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक, यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह, आईसी चिप वगैरह का निर्माण होता है, बनता है बहुत लंबे पैमाने पे। अगर आपसे पूछे कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को। स्पेस सिटी किसे कहते हैं, तो भारत का स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो लौ की कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सी? एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एनीमिया को रक्त छीड़ता भी बोलते हैं, और फिर रक्ताल्पता भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्तहीनता, रक्त छीड़ता, रक्ताल्पता, ये कह के पूछेगा, एनीमिया रोग को बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लाल रक्त कण के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक, लाल रक्त कण, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड। तो यहाँ पे लाल रक्त कण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो देखिए, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लौह यौगिक पाया जाता है, और इसी लौह यौगिक को क्या बोलते हैं? हिमैटिन बोलते हैं, हिमैटिन। ठीक, और इसकी कमी से क्या हो, कौन सा रोग होता है? तो इसी की कमी से होता है आपका, हिमैटिन की कमी से होता है कौन सा रोग? ये जो आपका एनीमिया नामक रोग होता है। ये आप लोग जान के इसकी, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि हिमैटिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग, या फिर लौह यौगिक की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया नामक रोग आप लोग बताएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही हिमैटिन पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया नामक रोग होता है, अभी जो हमने बताया। ठीक, एनीमिया नामक रोग होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि रेड ब्लड सेल्स, अगर आपसे पूछे कि इसका आकार कैसा होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आकार हंसियाकार होता है, या हंसियाकार मिलेगा ऑप्शन में, या फिर चंद्राकार मिलता है, यानी कि चंद्र के आकार का होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्राकार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल अगर आपसे पूछे तो 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि लौह यौगिक से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है?
तो एनीमिया नामक रोग जो है, एनीमिया ये लौह यौगिक की कमी से होने वाला रोग है, जिसे रक्त छीड़ता या फिर रक्तहीनता या फिर रक्ताल्पता कह के भी आपसे पूछ सकता है। ये हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है, या फिर लाल रक्त जो कण है तो इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ही लौह यौगिक होते हैं जिसे हीमेटिन बोलते हैं, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार हंसी आकार होता है। कैसा हंसी आकार होता है? अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग, आप सारे जल जनित रोगों को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कौन से जीवाणु से होते हैं, कौन से विषाणु से होते हैं, कौन से जल जनित रोग होते हैं, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, डायरिया नामक रोग ये जल जनित रोग है। इसके अलावा हैजा जल जनित रोग है। उसके अलावा टाइफाइड भी आपका जल जनित रोग है। ठीक, टाइफाइड जल जनित रोग है। इसके अलावा पेचिस भी आपका जल जनित रोग है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डायरिया और टाइफाइड के बारे में, डायरिया एंड टाइफाइड के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि डायरिया जो है और टाइफाइड होते हैं, इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि इसमें आंत प्रभावित होते हैं। कौन से? आंत का जो डिसीज है ये आंत प्रभावित होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी किसने? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। हैजा और टीबी के जीवाणु को रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हैजा फैलता कैसे है, अगर आपसे पूछे कि हैजा किससे फैलता है, तो ये आपके घरेलू मक्खी से फैलता है। किससे? घरेलू मक्खी से फैलता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, जल जनित रोग कौन कौन से हैं? तो डायरिया हो गया आपका, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया और पेचिस हो गया। ये सभी जल जनित रोग होते हैं। जल जनित रोग ये सभी होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि डायरिया और टाइफाइड इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग? शरीर का आंत प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछे कि टीबी और हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे आपके रॉबर्ट कोच ने। अगर आपसे पूछे कि टीबी हैजा किससे फैलता है, तो घरेलू मक्खी से फैलता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? तो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन की घटना आप लोग पढ़े होंगे, प्रिज्म के द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब जब प्रकीर्णन की घटना होता है तो इसमें किस रंग की सर्वाधिक प्रकीर्णन होती है? तो आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन जो है वो बैगनी रंग का होता है। किसका रंग का होता है? बैगनी रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन, तो ये सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। इसी वजह से जो लाल रंग का निशान होता है खतरे का निशान होता है, और इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उष्मा के बारे में देख लेते हैं। उष्मा के बारे में देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उष्मा सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है, अगर आपसे पूछे कि उष्मा का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है, तो सबसे उष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक पूछ रहा है ना। अगर आपसे पूछे कि उष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा रंग होता है, तो उष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक सफेद रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सफेद रंग। अगर आपसे पूछे कि उष्मा का सबसे बुरा परावर्तक रंग कौन सा होता है, बुरा परावर्तक यानी कि कौन सा ऐसा रंग है जो उष्मा को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और सबसे ज्यादा परावर्तन करेगा। ठीक, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा परावर्तन करेगा? तो सबसे बुरा परावर्तन है आपका काला रंग। कौन सा रंग है? काला रंग। काला रंग क्या करता है? उष्मा को अवशोषित कर लेता है, और जो है सफेद रंग क्या होता है? उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमें गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो आपको ज्यादा
आरामदायक होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक, प्रकीर्णन गलत लिखा गया है, लेकिन आप लोग इसको समझेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है प्रिज्म के द्वारा, तो बैगनी रंग का। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, किस रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अगर आपसे पूछे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक सफेद रंग होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तन करता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बुरा परावर्तन यानी कि अवशोषण करता है, तो काला रंग होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। कौन एक तना का उदाहरण। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि तना का उदाहरण कौन सा है, कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। देखिए, आलू, अदरक, प्याज, ये आपका सभी तना का उदाहरण है। आलू, अदरक एंड प्याज, ये सभी तना का उदाहरण है। जबकि अगर आपसे पूछे कि गाजर किस चीज का उदाहरण है, तो गाजर के बारे में अगर आपसे पूछे गाजर, तो ये क्या है? तना है, तना। अगर आपसे पूछे कि मूली क्या है, मूली, तो ये भी सॉरी गाजर पूछ ले तो ये जड़ है। ठीक, गाजर पूछे क्या है, तो ये जड़ होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मूली क्या है, तो ये भी मूसलाधार जड़ है, यानी कि ये भी क्या है? जड़ है। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये दोनों जड़ के उदाहरण है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अमर बेल जिसे क्या बोलते हैं? कसकुटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसकुटा। अगर आपसे पूछे कि क्या है अमर बेल या फिर कसकुटा क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमर बेल ये पूर्ण तना परजीवी है। क्या है? पूर्ण तना परजीवी, यानी कि ऐसा परजीवी जो पूरी तरह, ऐसा पादप जो पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए तना पर निर्भर हो, उसी क्या बोलते हैं? पूर्ण तना परजीवी बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, कौन एक तना का उदाहरण है, तो आलू, अदरक, प्याज, ये सभी तना का एग्जाम्पल है। आलू क्या होता है? तना होता है। अदरक क्या होता है? तना होता है। प्याज क्या होता है? तना होता है। जबकि गाजर की बात करें जड़ होता है। मूली की बात करें तो ये भी जड़ होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अमरबेल, कसकुट क्या है, तो ये पूर्ण तना परजीवी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ऐसे ही इसको याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर करके कमेंट बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और फिर आनंदमय जीवन यापन करिए। धन्यवाद।